उत्कर्ष इंजीनियर्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हमारा प्रबलित सीमेंट कंक्रीट का अगला सेशन है, नेक्स्ट सेशन है। और इस प्रबलित सीमेंट कंक्रीट के नेक्स्ट सेशन में आज सभी को हम बता दें, जैसा कि हम लोग काफ़ी क्लासेस से डिस्कस कर रहे हैं, आज हमारा विशेष अभ्यास सत्र है, यानी कि स्पेशल प्रैक्टिस सेशन है 1। और इस स्पेशल प्रैक्टिस सेशन 1 में हम लोग क्या करेंगे, जो भी आरसीसी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हैं, पिछले एग्जाम्स में आए हैं, एसएससी जेई में आए हैं या अलग एजे एग्जाम्स में जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आए हैं, उन क्वेश्चंस को हम लोग डिटेल में यहाँ पे करने वाले हैं। तो ध्यान दीजिए कि हम लोग बीच बीच में जो हमारा ये जो कोर्स चल रहा है, इस कोर्स के बीच बीच में हम लोग ये सारे प्रैक्टिस सेशन अभ्यास सत्र करते रहेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे। तो हम ये पहला अभ्यास सत्र अभी स्टार्ट कर रहे हैं और कुछ क्लासेस के बाद आपका दूसरा अभ्यास सत्र भी होगा। चलिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं इस अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है। बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने जो पढ़ ली उस पर बेस्ड हमारे क्वेश्चन करेंगे और फिर आगे हम लोग जो और भी चीज़ें पढ़ी हैं उस पर भी बेस्ड हम लोग ये वाले क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन नंबर 1 ये क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है द शेप ऑफ आइडियलाइज्ड स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर कंक्रीट एज प्रिस्क्राइब्ड बाय IS 456-2000 इज। IS 456-2000 के हिसाब से हमारा जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है कंक्रीट का, वो हमारा क्या होता है। तो आप सभी को पता है, जैसा कि आप सभी को नॉलेज भी है इसके बारे में, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारा जो कंक्रीट का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होता है, अगर मैं यहाँ पे बनाऊं, अगर मैं यहाँ पे अपने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को बनाऊं कंक्रीट के, जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा ये टेढ़ा हो गया है। ओके, सो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को अगर हम बनाएंगे तो दो डायरेक्शन है हमारे। इस डायरेक्शन में हम लोग किसको रिप्रेजेंट करते हैं, स्ट्रेन को, एप्सिलॉन को, यानी कि विकृति को, विकृति यानी कि स्ट्रेन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इस डायरेक्शन में। और ये वाला डायरेक्शन हमारा क्या है, यहाँ पे हम सिग्मा यानी कि स्ट्रेस यानी कि प्रतिबल को डिनोट करते हैं। ठीक है, तो सिग्मा और एप्सिलॉन, एक्स एक्सिस पे हम लोगों ने एप्सिलॉन यानी कि स्ट्रेन शो किया है और वाई एक्सिस पे हमने सिग्मा यानी कि प्रतिबल शो किया है। अब बोल रहा है आदर्श प्रतिबल विकृति वक्र का आकार। आदर्श का मतलब ये है कि हमारे कैलकुलेशन में जो सबसे ज्यादा क्या है, आइडियल है, जिसको लेने के बाद हम लोग कैलकुलेशन बहुत आसानी से कर सकते हैं, वो हमारा आदर्श कर्व कहलाएगा। तो हमारा आदर्श कर्व पहले पैराबोलिक जाता है और उसके बाद एक स्ट्रेन की वैल्यू आती है 0.002। किसकी वैल्यू आती है, स्ट्रेन की वैल्यू आती है जो कि 0.002 होती है। इसके बाद आपका ये कर्व फ्लैट हो जाता है। फ्लैट होने का मतलब ये है, फ्लैट होने का मतलब ये है कि इसके बाद ये कर्व हमारा रेक्टेंगुलर पोर्शन को शो करता है। तो इतना पोर्शन हमारा पैराबोलिक हो गया, इतना पोर्शन हमारा क्या हो गया, पैराबोलिक यानी कि परवलय आकार का, किसका, परवलय आकार का ये हो गया। और इतना पोर्शन हमारा रेक्टेंगुलर हो गया यानी कि आयताकार हो गया। इतना पोर्शन हमारा रेक्टेंगुलर यानी कि आयत के आकार का हो गया। तो परवलय और आयत यानी कि रेक्टेंगुलर पैराबोलिक ये हमारा होता है, पैराबोलिक रेक्टेंगुलर भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा सी पार्ट। आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि लिमिट स्टेट डिजाइन में द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इज। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस क्या होती है, सीमांत अवस्था में पूछ रहा है। तो एक चीज ध्यान रखिए कि सीमांत अवस्था में जब भी कभी उदासीन अक्ष की गहराई पूछे तो एक्सियल लिम की 3 वैल्यू होती है। कौन सी वैल्यू होती है, कौन सी वैल्यू होती है, 0.53D, 0.48D और 0.456D। अब आप बोलोगे सर तीनों ही वैल्यू लिख रखी हैं, तो आपको यह ध्यान देना होगा कि ये क्वेश्चन पूरी तरीके से सही नहीं है। ये क्वेश्चन पूरी तरीके से सही नहीं है, ये क्वेश्चन ही अपने आप में गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि इस क्वेश्चन में देखो एसएससी जेईई 2004 में पूछा भी गया है ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या है, ग्रेड ऑफ स्टील नहीं दे रखा है। अगर ग्रेड ऑफ स्टील हमें दे रखा होता, क्या दे रखा होता, अगर हमें माइल्ड स्टील दे रखा होता MS, तो फिर हम लोग 0.53D देते आंसर। और अगर हमें HYSD दे रखा होता तो HYSD में 415 के लिए ये ऊपर वाला 0.48 और 500 के लिए ये नीचे वाला 0.456 होता है। अब ये दे नहीं रखा तो हम क्या करें, तो पहली चीज हम बोलेंगे कि इसमें कोई भी ऑप्शन सही हम आंसर नहीं दे सकते। बट फिर भी अगर आपको कभी एसएससी जेईई एग्जाम में एक आंसर देना पड़ जाए,
ये क्वेश्चन क्योंकि एग्जाम में आया है तो हमेशा सबसे पहले वाले ग्रेड को हम कंसीडर करते हैं। मान लो अगर नहीं भी दे रखा है ग्रेड क्या है, एक तो आंसर देना ही है, तो हम सबसे पहले वाले ग्रेड को आंसर देंगे, तो हम लोग आंसर डी पार्ट को दे सकते हैं। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि इसमें आप कोई भी आंसर अगर दोगे तो मार्क्स सभी को मिलेंगे, है ना। बट फिर भी आप पूछोगे सर बेस्ट क्या होता, अगर हम आंसर देते तो बेस्ट आंसर होता कि आप डी पार्ट दे सकते हो। अगर इसकी आंसर की भी एसएससी जेई देगा, मान लो एसएससी जेई इसको बोले कि नहीं हम तो सही हैं, हम तो सही हैं, आपको एज्यूम करना चाहिए था कि भैया आपको सबसे पहले वाला ग्रेड लेना चाहिए, तो अगर एसएससी जेई इसकी आंसर की देगा भी तो डी पार्ट देगा। वरना मैं आपको बोल रहा हूं 99.99% केस में वो ये देगा कि चारों ऑप्शन गलत है, सबको नंबर दिया जाए। तो ये जो है आपका इसमें क्या था, चारों ऑप्शन जो है गलत मान के, क्योंकि सारे ऑप्शन एक तरीके से सही भी हैं, है ना, कोई भी आप आंसर दे सकते हो, और चारों गलत भी हैं। क्यों? क्योंकि आपको ग्रेड ऑफ स्टील नहीं दिया है। तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई सबको नंबर मिलने चाहिए, किसी ने कोई भी पार्ट आंसर दिया हो। चलिए आगे आंसर देखते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, डिफ्लेक्शन कैन बी कंट्रोल्ड बाय यूजिंग द एप्रोप्रिएट। तो डिफ्लेक्शन हम लोग कंट्रोल करते हैं लिमिट स्टेट ऑफ डिफ्लेक्शन या लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी से। और लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी में हम लोग क्या करते हैं, स्पैन यानी कि एल अपॉन डेप्थ यानी कि डी। डेप्थ वो भी कौन सी वाली, इफेक्टिव डेप्थ। इस वैल्यू को हम लोग कंट्रोल करते हैं लेस देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए कैंटिलीवर के लिए, है ना, और 20 होना चाहिए सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए, SSB लिख देता हूं, और 26 होना चाहिए कॉन्टिन्यूअस बीम के लिए, CB लिख देता हूं। बाकी स्लैब के लिए ये वैल्यू आपकी 32, 35, 40 कुछ भी जा सकती है ना, 28, 32, 35, 40 ऐसे करके कुछ भी जा सकती है, डिपेंडिंग अपॉन हमारा कौन सा ग्रेड ऑफ स्टील है। तो उस हिसाब से हमारा ये L/D का जो वैल्यू है, इसको हम लोग क्या करते हैं, इस L/D की वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, इसको कंट्रोल करते हैं या इसको हम लोग रिस्ट्रिक्ट करते हैं। तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, क्या हम कंट्रोल करेंगे, स्पैन टू डेप्थ रेशियो यानी कि पार्ट और गहराई का अनुपात। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, सी पार्ट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है, in the limit state design of concrete structures the strain distribution assumed to be। लिमिट स्टेट डिजाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर्स में हमारा जो स्ट्रेन का डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि जो हमारा विकृति का वितरण है, वो कैसा होगा, ये यहां पे हमारा पूछ रहा है। तो आप सभी को पता है कि चाहे लिमिट स्टेट डिजाइन हो, चाहे वर्किंग स्ट्रेस डिजाइन हो, कोई भी टाइप की डिजाइन हो, आप हमेशा याद रखेंगे कि जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, चाहे लिमिट स्टेट हो चाहे वर्किंग स्ट्रेस हो, आप हमेशा ध्यान रखिए हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कैसा होता है, स्ट्रेन का डिस्ट्रीब्यूशन हमारा लीनियर होता है। हमारा जो स्ट्रेन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो बाहर निकल गया इसको मैं हटा देता हूं इतने पार्ट को, हमारा जो स्ट्रेन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये न्यूट्रल एक्सिस हो गया, स्ट्रेन का डिस्ट्रीब्यूशन हमारा लीनियर होता है, ये हमारा हो गया स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन। क्या हो गया, स्ट्रेन यानी कि विकृति का वितरण, स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि विकृति का वितरण हमारा क्या होता है, ये हमारा लीनियर होता है। यहाँ पे एप्सिलॉन सी कंक्रीट में स्ट्रेन, यहाँ स्टील में स्ट्रेन। तो ये जो आपको दिख रहा है, ये वेरिएशन लीनियर दिख रहा है, यानी कि रैखिक दिख रहा है। क्या दिख रहा है, लीनियर यानी कि रैखिक दिख रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट लीनियर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा आंसर हो गया ए पार्ट लीनियर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत क्वेश्चन सिंपल हैं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन तो एसएससी जेईई में आए हुए मैं करा रहा हूं, है ना। कोशिश तो ये कर रहा हूं कि आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जेईई, आरआरबी जेईई, उसी के क्वेश्चन कराए जाएं। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्या पूछ रहा है, द टर्म कैरेक्टरिस्टिक लोड means that the load which has a probability of not being exceeded during the life of the structure is equal to, कितने परसेंट प्रोबेबिलिटी से एक्सीड नहीं करता है। तो कैरेक्टरिस्टिक लोड की जो हमारी प्रोबेबिलिटी होती है वो होती है 95%। 95% प्रोबेबिलिटी होती है कि इससे ज्यादा लोड स्ट्रक्चर पे नहीं लगेगा। किससे ज्यादा नहीं लगेगा, कैरेक्टरिस्टिक लोड से ज्यादा लोड स्ट्रक्चर पे नहीं लगेगा, इसकी 95% प्रोबेबिलिटी होती है। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर बी पार्ट हो गया मेरे भाई। सभी लोग जो लोग कमेंट कर रहे हैं या फिर जो भी लोग जो है क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उनका आंसर आपको मिल जाएगा क्लास के एंड में, सभी लोगों को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे देखते हैं अगला क्या है। अगला क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, फॉर रेनफोर्स कंक्रीट मेंबर्स
टोटली इमर्स्ड इन सी वाटर द एडिशनल कवर थिकनेस रिकमेंडेड बाय द कोड इज। क्या पूछ रहा है? टोटली इमर्स्ड इन सी वाटर। तो सबसे पहले आपको ऐसे क्वेश्चन में क्या देखना है, ऐसे क्वेश्चन में देखना है कि हमारी इन्वायरमेंटल कंडीशन क्या है। तो जब भी कभी स्ट्रक्चर हमारा इमर्स्ड इन सी वाटर होता है तो इसकी इन्वायरमेंटल कंडीशन, किसकी? सी वाटर के केस में इन्वायरमेंटल कंडीशन हमारी होती है सीवियर इन्वायरमेंटल कंडीशन। सीवियर का मतलब क्या होगा? अधिक जो है आपकी ह्यूमिडिटी में या अधिक पर्यावरणीय परिस्थिति में है। तो अगर ये अधिक पर्यावरणीय परिस्थिति में है तो इसमें हमारा मिनिमम कंक्रीट ग्रेड लगता है M30 और कम से कम जो हमारा कवर लगता है वो क्या लगता है? कम से कम कवर हमारा 45 mm लगता है। लेकिन यहाँ पे कम से कम कवर नहीं पूछा गया है, यहाँ पे एडिशनल कवर पूछा गया है, यहाँ पे एडिशनल कवर। तो ग्रेड तो हमारा FC के बात करें तो M30 हो गया, लेकिन अगर हम क्लियर कवर बात करें 45 mm। नॉर्मल क्लियर कवर कितना होता है? नॉर्मल केसेस में, नॉर्मल यानी कि माइल्ड केस में कितना क्लियर कवर होता है? माइल्ड केस में क्लियर कवर होता है 20 mm। तो आपसे यहाँ पे ये नहीं पूछा गया कि बताओ कि इस केस में कितना कवर चाहिए, आपसे पूछा गया नॉर्मल केस से एडिशनल कितना चाहिए। तो 20 से ऊपर कितना चाहिए? 20 से ऊपर 45 - 20, आपको 25 mm का एडिशनल कवर चाहिए। अत्यधिक कवर जो है, जो कितना अधिक कवर चाहिए, जो अतिरिक्त कवर चाहिए, वो अतिरिक्त कवर की जो मोटाई है वो 25 mm है। समझ में आई बात? कि क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछा गया है, डायरेक्टली टोटल कवर ना पूछ के आपसे पूछा गया है कि अतिरिक्त कितना चाहिए। तो अतिरिक्त हमारा बेटा 25 mm आंसर हो जाएगा, यानी कि ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई थिंक ये क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 सभी को क्लियर होगा मुझे लगता है। जल्दी से आप लोग क्विकली इस क्वेश्चन को देख लें, क्लियर हो जाना चाहिए आपको क्वेश्चन नंबर 6। आगे बढ़ रहे हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्या बोल रहा है? इन केस ऑफ वर्किंग स्ट्रेस मेथड। ज्यादातर क्वेश्चन आपको वर्किंग स्ट्रेस मेथड के भी मिल सकते हैं एग्जाम में। देखो पूछा गया है SSC JEE 2005 में। सन 2000 के बाद वर्किंग स्ट्रेस मेथड यूज नहीं किया जाता, सन 2000 के बाद लिमिट स्टेट यूज किया जाता है। बट आज भी हम लोग 2022 में पहुंच चुके हैं, बट आज भी अगर हम बात करेंगे तो आज भी हमारा कौन सा मेथड यूज हो रहा है? लिमिट स्टेट मेथड। लेकिन हम वर्किंग स्ट्रेस मेथड के क्वेश्चन जो है एग्जाम में आ सकते हैं, तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड के क्वेश्चन को भी हमें सॉल्व करना है, समझना है। ठीक है, यूज कौन सा हो रहा है आज की डेट में? लिमिट स्टेट मेथड। क्या सर वर्किंग स्ट्रेस के क्वेश्चन आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं, आते भी हैं एग्जाम में। तो ऐसा ही क्वेश्चन है कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड में डिजाइन लोड क्या है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि जो वर्किंग स्ट्रेस मेथड है उसमें डिजाइन के लिए कभी भी किसी भी प्रकार का लोड फैक्टर नहीं लिया जाता। डिजाइन लोड में कभी भी किसी भी प्रकार का लोड फैक्टर नहीं लिया जाता। तो इसलिए हमारा जो डिजाइन लोड है, डिजाइन लोड जो है वो क्या हो जाता है? कैरेक्टरिस्टिक लोड, कैरेक्टरिस्टिक लोड के बराबर हो जाता है। देखो वहां पे मटेरियल के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी होती है। कार्यकारी प्रतिबल मेथड यानी कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड में किसके लिए? मटेरियल के लिए, यानी पदार्थों के लिए तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी होती है, सुरक्षा गुणांक होता है पदार्थों के लिए। लेकिन हमारे लोड के लिए, भार के लिए कोई भी लोड फैक्टर यानी कि लोड गुणांक, भार गुणांक नहीं होता है। तो इसलिए जो कैरेक्टरिस्टिक लोड है यानी कि जो अभिलाक्षणिक हमारा क्या है, जो अभिलाक्षणिक भार है वही हमारा, अभिलाक्षणिक भार ही हमारा क्या हो जाता है? अभिलाक्षणिक भार ही हमारा डिजाइन लोड हो जाता है। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? और सर्विस लोड भी बोल सकते हैं। सर्विस लोड, सर्विस लोड का मतलब सेवा भार, सेवा भार यानी कि सर्विस लोड भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। तो देखो कहां दे रखा है, पहला तो कैरेक्टरिस्टिक लोड दे रखा है, तो पहला ही आंसर हो गया। और कहीं कुछ और सर्विस लोड वगैरह भी लिखा हुआ है क्या? देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक लोड विद द पार्शियल सेफ्टी फैक्टर। तो ये पार्शियल सेफ्टी फैक्टर WSM में होता ही नहीं। पार्शियल सेफ्टी फैक्टर वर्ड लिमिट स्टेट में यूज होता है। ठीक है, उसके बाद क्या? कैरेक्टरिस्टिक लोड विद द एप्रोप्रिएट फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी मटेरियल के लिए, पदार्थ के लिए यूज होता है, लोड के लिए नहीं होता, ये भी गलत है। फिर ग्रेटेस्ट ऑफ BNC, ये भी गलत हो गया। तो आंसर इसका क्या हो गया? इसका आंसर हो गया ए पार्ट। ठीक है, जिसमें कैरेक्टरिस्टिक लोड दे भी रखा है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? बहुत आसान क्वेश्चन है, ये तो बेशरम टाइप का क्वेश्चन है, बहुत हलवा टाइप का क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रखा है? देखो आप जब सब चीजें पढ़ लेते हो ना तो क्वेश्चन को बहुत जल्दी जल्दी आप धड़ाधड़ कर सकते हो। ये क्वेश्चन भी उसी प्रकार का है
क्या आपसे पूछा गया है द मॉडुलर रेशियो m इज गिवन बाय, हमें पता है कि m का फॉर्मूला होता है 280 डिवाइड बाई 3 सिग्मा CBC। तो इस क्वेश्चन में तो आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, सीधे आप आंसर इसका लगाओगे सी पार्ट। क्या लगाओगे? सी पार्ट इसका आंसर है, जो कि दे रखा है 280 बाई 3 सिग्मा CBC। कोई आपको कुछ बात करने की जरूरत ही नहीं है, इसमें कोई डिस्कशन की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन एसएससी जेईई 2009 का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है द पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर कंक्रीट इज, कंक्रीट के लिए हमारा जो आंशिक सुरक्षा गुणांक है, कौन सा गुणांक? आंशिक सुरक्षा गुणांक पूछ रहा है। आंशिक क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि लिमिट स्टेट मेथड में सीमांत अवस्था विधि में, किसमें? सीमांत अवस्था विधि में, सीमांत अवस्था विधि में, सीमांत अवस्था विधि में क्या होता है? सीमांत अवस्था विधि में हमारा जो सुरक्षा गुणांक है वो कंक्रीट के लिए गामा MC 1.5 होता है। ये भी हलवा टाइप क्वेश्चन है। पार्शियल सेफ्टी फैक्टर जैसे ही बोला समझ लो LSM की बात कर रहा है ना। तो अगर क्वेश्चन में लिमिट स्टेट मेथड नहीं लिखा है लेकिन पार्शियल सेफ्टी फैक्टर वर्ड लिखा है तो मतलब LSM की बात कर रहा है। वहीं अगर क्वेश्चन में फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिखा है तो आप समझ जाइए कि WSM की बात कर रहा है। तो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर LSM का वर्ड है और फैक्टर ऑफ सेफ्टी WSM का वर्ड है। सो आई थिंक यहां आपको क्लियर होगा। 1.5 हमारा क्या हो जाएगा? 1.5 यानी कि बी पार्ट हमारा इसका आंसर हो जाएगा। आई थिंक ये आप सभी को क्लियर होगा, सभी को बिल्कुल क्लियर होगा। बहुत अच्छी बात है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? एसएससी जेईई 2009 में पूछा गया है। क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। परमिसिबल कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ M20 कंक्रीट ग्रेड इज, M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट की क्या स्ट्रेंथ होती है? तो देखिए हमेशा याद रखिए कि 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर को अगर आप कन्वर्ट करेंगे किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर में, क्योंकि यहाँ किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा है, तो ये होता है 10 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर के अगर आप जी को 10 ले रहे हैं, अगर आप जी को 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मान रहे हैं। अगर आप जी को 9.81 मानेंगे तो ये वैल्यू 9.81 हो जाएगी। तो जी की जितनी वैल्यू होती है उतना ही 1 न्यूटन पर एम स्क्वायर में क्या होता है? किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। अब अगर हम लोग यहां से देखें, अब अगर 1/9.81 हो जाएगा, 10/9.81 नहीं। जब अगर जी को आप 9.81 लोगे तो 10/9.81 हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिए। तो थोड़ा सा ज्यादा आ जाएगा, 10.2 समथिंग आ जाएगा। ठीक है, 9.81 ना होके 10.2 आएगा, है ना। तो खैर जी को हम 10 लेते हैं, ये सब कंफ्यूजन ही खत्म करो। जी को हम 10 लेते हैं, सीधे 10 हो जाएगा। तो आपका M20 के लिए हमारी स्ट्रेंथ क्या होती है? M20 के लिए हमारी स्ट्रेंथ होती है 20 न्यूटन पर एम स्क्वायर। तो अगर हम इसको जी को 10 लेके किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा? ये किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर में 200 आ जाएगा। तो ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करने का ही नहीं है, सीधे हमें G10 लेने का है। और 1 न्यूटन पर एम स्क्वायर में कितने हो जाएंगे? 10 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। जी को अगर 9.81 लोगे तो उसी प्रकार से आप कैलकुलेशन करोगे तो फिर ये आ जाएगा 10/9.81, सॉरी 100/9.81, तो वो 10.2 बनेगा। 100/9.81 जो कि 10.2 के आसपास बनेगा। ठीक है, अभी G10 लिया है, कोई कंफ्यूजन नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा। समझ में आ गई बात? ये समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 10। चलो बहुत अच्छी बात है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है? द लोड फैक्टर फॉर लाइव लोड एंड डेड लोड आर, डेड लोड एंड लाइव लोड के लिए फैक्टर क्या होगा? एसएससी जेईई 2009 का क्वेश्चन है। तो आप सभी को पता है कि लोड फैक्टर हम लोग किस में यूज करते हैं? WSM में करते नहीं, LSM में ही करते हैं लोड फैक्टर। तो LSM में हमारा गामा L कितना होता है? डेड लोड के लिए दो होते हैं, एक होता है 0.9 और दूसरा होता है 1.5। लाइव लोड के लिए क्या होता है? 1.5 एक ही होता है ना। अगर आप इसमें हॉरिजॉन्टल लोड भी ऐड कर लोगे तो हॉरिजॉन्टल लोड के लिए 1.5 और 1.2 भी होता है। और जब तीनों का कॉम्बिनेशन करोगे तो यहां भी 1.2 हो जाएगा, यहां पे भी। तो डेड लोड के लिए तीन फैक्टर, 0.9, 1.5, 1.2। लाइव लोड के लिए 1.5, 1.2। हॉरिजॉन्टल लोड के लिए 1.5, 1.2। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से देखना पड़ेगा। तो देखो लाइव लोड के लिए 1.8, 2.2 ये तो किसी के लिए नहीं होता, तो ये तो गलत हो गया, ये तो गलत हो गया, ये किसी के लिए नहीं होता। 1.8, 2.2 होता नहीं। 1.5 और 1.5 होता है, डेड लोड लाइव लोड दोनों में ले सकते हैं हम, यानी कि ये सही हो गया। तीसरा 1.8, 1.8 नहीं होता, 2.2, 2.2 भी नहीं होता कहीं पे भी। 0.9, 1.2 और 1.5 यही है। तो इसका मतलब ये है कि बाकी सारे गलत हो गए, बी पार्ट इसका आंसर हो गया, है ना। इनमें से कोई भी अगर ऑप्शन में होता तो सही होता।
अब अगर दो ऑप्शन सही होते तो क्वेश्चन गलत होता, सबको नंबर मिलते। ठीक है, कभी भी दो ऑप्शन सही होंगे तो क्वेश्चन गलत होगा, फिर सबको नंबर मिलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, एसएससी 2009 का ही है, क्वेश्चन नंबर 12, मिनिमम थिकनेस ऑफ लोड बियरिंग आरसीसी वॉल शुड बी। लोड बियरिंग आरसीसी वॉल की मिनिमम थिकनेस क्या होती है? ये क्वेश्चन वॉल का है, तो मैं आपको इसको घर पे करने के लिए दे रहा हूं, क्योंकि वॉल अभी तक हम लोगों ने पढ़ी नहीं है। तो इसको आप एक बार सर्च करो और इसको सॉल्व करना घर पे, और इसका जो आंसर है मुझे रीजन के साथ आपको बताना है। आपको पता होगा कि हमारा एक ग्रुप है उत्कर्ष सिविल नाम से। क्या ग्रुप है? उत्कर्ष सिविल नाम से एक टेलीग्राम का ग्रुप है। इस ग्रुप में आप अपने डाउट पूछ सकते हो, आप कोई भी चीज कमेंट कर सकते हो, फैकल्टी से कोई भी बात कर सकते हो, कुछ भी पूछना है। ये हमारा जो डाउट ग्रुप है, डाउट ग्रुप टेलीग्राम में है। क्या है ये? डाउट ग्रुप इन टेलीग्राम है। ये टेलीग्राम में हमारा क्या है? ये डाउट ग्रुप है। डाउट ग्रुप इन टेलीग्राम है ये। इस टेलीग्राम के डाउट ग्रुप को आप क्या कर सकते हो? ज्वाइन कर सकते हो। उत्कर्ष सिविल नाम से ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। ठीक है, तो इसको आप ज्वाइन कर लीजिए उत्कर्ष सिविल नाम से, और इसमें आप कुछ भी पूछ सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको वहां पे देना है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और इसका आंसर आपको क्या देना है? हमारे डाउट ग्रुप में देना है। एक आध क्वेश्चन मैं आपको घर पे करने के लिए भी इसी तरीके से दूंगा। वॉल पढ़ाई नहीं है तो ये आंसर आप कर लो, बहुत अच्छी बात है, खुद से चेक करके, और जब वॉल पढ़ाऊंगा वहां मिल जाएगा। अब क्या बोल रहा है? फॉर वॉल कॉलम एंड वर्टिकल फेसेस ऑफ ऑल द स्ट्रक्चरल मेंबर्स द फॉर्म वर्क जनरली रिमूव्ड आफ्टर। फॉर्म वर्क हम लोग जनरली कितने दिनों में निकालते हैं? ये क्वेश्चन भी आपको क्या करना है? घर पे करने के लिए, क्योंकि ये सारा क्वेश्चन ऐसा है जो कि हम लोग आगे कॉलम और वॉल्स में पढ़ेंगे। एक आध क्वेश्चन ऐसा है जो कॉलम वॉल्स में पढ़ेंगे, इसको भी आप घर पे करना और हमारे ग्रुप में इसका आंसर देना। ये दो क्वेश्चन मैं आपको घर पे करने के लिए दे रहा हूँ। ठीक है, कौन कौन सा? 12 और 13। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट जिसने नहीं लिया हो वो ले लेना। इसका भी स्क्रीनशॉट जिसने नहीं लिया है ले लेना। 13 क्वेश्चन का। आते हैं 14 पे। 14 क्वेश्चन और 11 नंबर क्वेश्चन सेम है। 14 क्वेश्चन और 11 नंबर क्वेश्चन सेम है कि आपकी आरसीसी वॉल की थिकनेस कितनी होनी चाहिए। एक कोडल रिकमेंडेशन है, वहां बताया है कि इतने एमएम या इतने सेंटीमीटर से क्या होनी चाहिए? कम नहीं होनी चाहिए, इससे ज्यादा ही होनी चाहिए। तो ये भी आपका 11 वाला ही है, तो ये तो मैंने घर पे करने के लिए दिया ही है। 11 वाला दिया तो 14 भी सेम ही है। ये एसएससी जेईई 2010 का क्वेश्चन है। ठीक है, रिपीट है ये। अब बताओ क्वेश्चन नंबर 15, इसके बारे में बात करते हैं। 15 क्वेश्चन नंबर 15 जो है हमारा, इसके बारे में बात करते हैं। क्या बोल रहा है ये? कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज मेजर्ड। कंक्रीट की जो अभिलाक्षणिक सामर्थ्य है उसको कितने दिन में मापा जाता है? तो मैंने आपको बताया था कंक्रीट के क्यूब को हम बनाते हैं, कंक्रीट के क्यूब को हम बनाते हैं, और इस क्यूब को, इस कंक्रीट के क्यूब को हम क्या करते हैं? इस कंक्रीट के क्यूब को हम लोग टेस्ट करते हैं। कब? इट इज टेस्टेड एट 28 डेज। 28 डेज में टेस्ट करके इसकी क्या निकालते हैं हम? इसकी हम FCK निकालते हैं, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ न्यूटन पर mm स्क्वायर में। तो यहां से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 28 डेज। सिंपल आंसर है, डायरेक्टली आप दे सकते हैं बी पार्ट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई थिंक दिस इज क्लियर। ये भी क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत सिंपल है, ये सब हलवा वाले क्वेश्चन है, आपको बस क्वेश्चन को पढ़ना है, तुरंत आंसर दे देना है। 16 के बारे में बात करते हैं। 16 क्या है? द मिनिमम ग्रेड ऑफ रेनफोर्स कंक्रीट इन सी वाटर एज प्रिस्क्राइब्ड बाय कोड। अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन में सी वाटर आया था, वहां बताया था मैंने मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट। देखो थोड़ी देर पहले आया था, कहां आया था वो क्वेश्चन? है ये है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। सी वाटर के केस में आपका मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट कितना था? M30 था मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट। तो M30 इस क्वेश्चन का भी आंसर हो जाएगा। हमारे क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर M30 यानी कि सी पार्ट हो जाएगा। बहुत सिंपल है, यानी कि इसका मतलब ये है कि आप अगर प्रीवियस ईयर एसएससी जेईई क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं तो आगे जो आपका एसएससी जेईई का एग्जाम होने वाला है, बहुत सारे क्वेश्चन तो आपको रिपीट मिल जाएंगे। आपको जरूरत ही नहीं है उन बहुत सारे क्वेश्चन में दोबारा प्रैक्टिस करने की, दोबारा पढ़ने की। वो क्वेश्चन आपको वैसे भी रिपीट मिल जाएंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस ना आपके पिछले कई सालों के, अगर आप 10-15 सालों के कर लोगे, हम लोग तो लगभग आपको 15 से 20 सालों के क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं, तो इन क्वेश्चंस को कर लोगे तो लगभग 30 से 35% क्वेश्चन, 30 से 35% क्वेश्चन तो वैसे भी आपके इस साल के लग जाने हैं। इसीलिए हम लोग ये प्रैक्टिस करा रहे हैं।
और साथ ही साथ जो नए क्वेश्चन आएंगे वो कहां से लगेंगे, उसके लिए आप डेली जो है क्लासेस में थ्योरी पढ़ ही रहे हो, थ्योरी पढ़ रहे हो, क्वेश्चंस लगा रहे हो, तो पूरी की पूरी तैयारी, कंप्लीट प्रिपरेशन 100%, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे वो मेंस हो, दोनों आपको यहाँ पे देने की पूरी प्रैक्टिस चल रही है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन नंबर 17 है, द वैल्यू ऑफ अल्टीमेट क्रीप कोफिशिएंट फॉर कंक्रीट। कंक्रीट का क्रीप कोफिशिएंट क्या होता है, थीटा जो है अगर हम बात करें तो क्या क्या होता है, एक होता है 2.2, दूसरा होता है 1.6, तीसरा होता है 1.1। 2.2 होता है 7 डेज का क्रीप कोफिशिएंट, क्या होता है 7 डेज का क्रीप कोफिशिएंट। उसके बाद 1.6 होता है हमारा, 1.6 होता है कितने दिन का, 28 दिन का क्रीप कोफिशिएंट। कितने दिन का होता है, 28 दिन का क्रीप कोफिशिएंट होता है मेरे भाई। और जो हमारा 1.1 होता है, 2.2 7 डेज, 1.6 28 दिन, और 1.1 होता है हमारा 1 ईयर यानी 365 दिन का हमारा क्रीप कोफिशिएंट। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे क्रीप कोफिशिएंट घट रहा है। तो क्रीप कोफिशिएंट जो है जब एज ऑफ लोडिंग बढ़ती है तो क्या हो जाता है, घट जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर साफ साफ बी पार्ट लिखा है, इट डिक्रीजेस विद एज ऑफ लोडिंग। जैसे जैसे लोडिंग का समय हमारा बढ़ता है वैसे वैसे ये वैल्यू क्या हो रही, घट रही है। 2.2 से 1.6 फिर 1.1, जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे ये वैल्यू घट रही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 17 का आंसर बी पार्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। ये सारा कुछ आप लोगों ने थ्योरी क्लास में पढ़ रखा है, डिटेल में पढ़ाया है। जो पढ़ाया है वो एग्जाम में आता भी है, पहले भी आया है और आगे भी आता रहेगा जो हम लोगों ने पढ़ाया है। एसएससी जेईई 2010 का ये क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभी ये 2010 के ही क्वेश्चन चल रहे हैं, चिंता वाली कोई बात नहीं है, सारे क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, ये बोल रहा है कि पार्शियल सेफ्टी फैक्टर्स फॉर कंक्रीट एंड स्टील रिस्पेक्टिवली में बी टेकन। जैसे ही यहां पे पार्शियल सेफ्टी फैक्टर वर्ड आप देखोगे आप समझ जाओगे कि ये क्वेश्चन किसका है। ये क्वेश्चन मेरे भाई एलएसएम यानी कि लिमिट स्टेट मेथड से पूछा गया है। जैसे ही आप यहां पे क्या देखोगे, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर्स देखोगे, आप समझ जाओगे कि ये क्वेश्चन एलएसएम यानी कि लिमिट स्टेट मेथड से पूछा गया। ये पहली चीज है जो आपको समझ में आनी चाहिए। पहली चीज समझ में आने के बाद दूसरी चीज जो और इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको अच्छे से और क्लियर होनी चाहिए, वो क्या है वो देख लेते हैं एक बार। कि कंक्रीट और स्टील का जो सेफ्टी फैक्टर है, गामा एमसी कंक्रीट हो गया और गामा एमएस जो है वो स्टील हो गया। तो कंक्रीट और स्टील में किसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी कम है, स्टील का कम है, स्टील का 1.15 है। क्यों कम है, क्योंकि स्टील की क्वालिटी अच्छी है, जिसकी क्वालिटी अच्छी है उसका फैक्टर कम, और कंक्रीट की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है इसलिए इसमें सेफ्टी ज्यादा लेनी होती है। इसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है तो इसमें 1.5 ले लिया, और इसकी क्वालिटी क्या है, इसकी क्वालिटी अच्छी है तो इसमें 1.5 से थोड़ा कम ले लिया, 1.15। तो कंक्रीट के लिए 1.5, स्टील के लिए 1.15। ये कहां दे रखा है, ये आपको ए पार्ट में ही दे दिया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट। ये ऐसे क्वेश्चन है जो इतने हलवा क्वेश्चन है कि देखते ही आंसर देना है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, बस आंसर दो, आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। देखो हम लोग एक्सप्लेन करने में टाइम लेते हैं, एक क्वेश्चन में 4 बातें और बताते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, आपको सीधे टिक करके आगे बढ़ना है। हम 4 बातें इसलिए बताते हैं कि एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन और हो जाएं आपके, इसलिए हम डिटेल में बताते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 19। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज डिफाइंड दैट स्ट्रेंथ बिलो विच नॉट मोर देन कितने % टेस्ट रिजल्ट आर एक्सपेक्टेड टू फॉल। तो ये सभी को पता है कि FCK में आपके कितने %, 5% या फिर उससे कम रिजल्ट फेल करने चाहिए। इस स्ट्रेंथ पे 5% या उससे कम आपके रिजल्ट फेल करने चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट, यानी कि 5%। तो ये भी बहुत हलवा क्वेश्चन था। ज्यादातर क्वेश्चन जो है आप देखोगे जो आपने पढ़ा है, जिस लेवल की आपने पढ़ाई करी है उस लेवल से भी काफी नीचे के लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। तो आपने जितना पढ़ा है उस पर कॉन्फिडेंस रखो, इससे प्रीलिम्स भी निकल जाएगा और मेंस भी निकल जाएगा, क्योंकि प्री में तो इससे काफी कम क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 20। मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। क्यों, इसमें पूछा है एडिशनल कवर यानी कि अतिरिक्त कवर। कौन सा कवर, अतिरिक्त कवर इन रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट मेंबर टोटली इमर्स्ड इन सी वाटर। देखो ये क्वेश्चन हमने सी वाटर वाला किया था, कहां पे किया था, क्वेश्चन नंबर 6 था। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिखा देता हूं, यहां पे ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ये देखिए
ये क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 6 और अभी जो आपने क्वेश्चन देखा वो सेम है। इसमें भी अतिरिक्त कवर पूछा था, तो टोटल कवर 45 mm था, नॉर्मल कंडीशन में हम 20 देते हैं, तो अतिरिक्त कितना हो गया, 20 से ऊपर 25 mm ऊपर हमें देना है। 45 mm का मतलब 20 से कितना ऊपर, 25 mm ऊपर हमें देना है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन नंबर 20। इसका आंसर हो जाएगा 25 mm, 25 mm। ये पूरा मैंने वहां पे आपको समझा दिया था क्वेश्चन नंबर 6 में, तो आसानी से आप यहाँ आंसर दे सकते हैं ए पार्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, धड़ाधड़ क्वेश्चन करते जाने हमें, क्योंकि सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या कह रहा है, द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन द एक्चुअल स्ट्रक्चर इज। तो लिमिट स्टेट मेथड क्या बोलता है कि भले ही क्यूब की जो स्ट्रेंथ है, किसकी स्ट्रेंथ, क्यूब की जो स्ट्रेंथ है वो भले ही FCK हो, लेकिन स्ट्रक्चर की जो स्ट्रेंथ होती है, लेकिन जो स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ होती है, स्ट्रक्चर की जो एक्चुअल स्ट्रेंथ होती है वो FCK ना होके 0.67 FCK होती है। कितनी होती है, FCK ना होके मेरे भाई 0.67 FCK होती है। क्यों, क्योंकि क्यूब के टेस्ट में क्या होते हैं, कुछ टेस्ट डिफेक्ट होते हैं, क्यूब के टेस्ट में कुछ डिफेक्ट होते हैं, जिसकी वजह से एक्चुअल स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ 0.67 FCK होती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट 0.67। इसमें बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं, जल्दी जल्दी में इसका आंसर लोग क्या दे देते हैं, FCK ए पार्ट देते हैं, जो कि गलत है। ठीक है, FCK गलत है। हाँ, अगर आपसे पूछता डिजाइन स्ट्रेंथ क्या होती है, तो इसी में अगर आपसे डिजाइन स्ट्रेंथ FCC पूछता, तो इसी 0.67 FCK में हम क्या डिवाइड करते, फैक्टर ऑफ सेफ्टी यानी कि 1.5, ये आता 0.447 FCK, 0.446 भी बोल सकते हैं, लेकिन ये हमारी डिजाइन होती, ये हमारी एक्चुअल स्ट्रेंथ नहीं होती, ये हमारी डिजाइन स्ट्रेंथ होती। तो ये आपसे नहीं पूछा है, ये अलग चीज होती है, आपसे ये पूछा है, क्या पूछा है, 0.67 FCK। ठीक है, तो आगे का भी एक क्वेश्चन कवर हो गया कि अगर डिजाइन स्ट्रेंथ पूछेगा तो 0.447 FCK, इसी को 0.45 FCK भी बोल सकते हैं, इसी को हम अगर जनरलाइज करें तो 0.45 FCK भी बोल सकते हैं। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। चलो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 22, फॉर RCC कंस्ट्रक्शन द मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट इज लिमिटेड टू। तो याद रखिए कि RCC में जो हमारा मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट है, जिसको हम MSA बोलते हैं, वो हमारा दो टाइप का होता है। एक होता है 10 mm MSA और दूसरा होता है 20 mm MSA। दो टाइप के ग्रेड होते हैं, एक ग्रेड 1 बोल सकते हो, इसको ग्रेड 2। ग्रेड 1 में एग्रीगेट का साइज कुछ भी हो 10 mm से नीचे रहेगा। देखो कोर्स एग्रीगेट 4.75 से तो बड़ा होता है, कोई भी कोर्स एग्रीगेट हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 4.75 होगा। क्यों, क्योंकि इससे कम तो हमारा फाइन एग्रीगेट हो जाता है ना, तो 4.75 से तो कम होगा। लेकिन अगर मैक्सिमम साइज, सबसे बड़ा वाला साइज 10 mm है, तो उस एग्रीगेट को हम 10 mm MSA बोलते हैं, यानी कि उसमें 4.75 से 10 के बीच में क्या होगा, एग्रीगेट साइज होगा, पत्थर के टुकड़े का साइज होगा। ठीक है, लेकिन अगर 4.75 से लेके 20 mm तक का साइज है, यानी मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट, मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट MSA 20 mm है, तो हम इसको 20 mm बोलेंगे। RCC में यही दोनों यूज किए जाते हैं। एक तीसरा ग्रेड भी होता है जिसको हम यूज नहीं करते हैं, एक तीसरा होता है 40 mm MSA, मतलब इसमें एग्रीगेट का मैक्सिमम साइज 40 mm हो सकता है। बट 40 mm हम यूज क्यों नहीं करते हैं RCC में, क्योंकि 40 mm वाला एग्रीगेट बार्स के बीच में फंस जाता है। कवर जो हम लोग दे रहे हैं उस कवर के बीच में आके फंस जाएगा। मान लो कवर हमने 20-25 mm ही दिया है, तो 40 mm वाला उसके अंदर जा नहीं पाएगा, फंस जाएगा एग्रीगेट। तो इसलिए हम लोग 10 mm करते हैं, 20 करते हैं। तो मैक्सिमम अगर साइज आपसे पूछा गया है, तो मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट हम लोग क्या आंसर देंगे, हम लोग 20 mm आंसर देंगे मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट का। चलिए ये क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 23। क्या बोल रहा है, द थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट ऑफ स्टील इज। स्टील का जो तापीय प्रसार गुणांक है, थर्मल कोफिशिएंट है, वो कितना होता है। तो हमेशा ध्यान रखिए, स्टील का जो अल्फा एस होता है वो 1.2 इंटू 10⁻⁻6 पर डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये आपने सोम में भी पढ़ा होगा। और कंक्रीट का जो होता है अल्फा सी, वो 1.1 इंटू 10⁻6 पर डिग्री सेंटीग्रेड होता है।
मतलब अगर हम बात करें कंक्रीट की और स्टील की, तो दोनों का ही जो थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट है वो नियरली इक्वल होता है। ये फायदेमंद है कि नुकसान? ये फायदेमंद है। क्यों? क्योंकि आप अगर सोम पढ़ोगे तो वहां देखोगे कि कंक्रीट स्टील अगर एक साथ हमने प्रोवाइड कर दिए, कंक्रीट की बीम उसके अंदर स्टील, अब अगर इसका हम टेम्परेचर बढ़ाएं तो दोनों साथ साथ बढ़ेंगे। अल्फा सेम है तो दोनों में टेम्परेचर स्ट्रेस नहीं आएंगी। भाई टेम्परेचर स्ट्रेस कब आती है? जब अल्फा अलग अलग हो। बट अल्फा ही अगर दोनों का सेम है तो टेम्परेचर बढ़ने या घटने में कोई स्ट्रेस नहीं आएगी, कोई भी टेम्परेचर स्ट्रेस नहीं आएगी। आप सोम वाले सर से पूछ भी सकते हैं, सर अगर दोनों मेटल का अल्फा सेम हो तो क्या होगा? तो कोई एक्स्ट्रा एडिशनल स्ट्रेस नहीं आएगी टेम्परेचर बढ़ाने या घटाने पे। तो ये फायदा होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? 1.2 इंटू 10⁻⁵ होता है। अगर आप इसको 10⁻⁶ लिखना चाहते हो तो यहाँ पे 12 कर दो, ये थोड़ा सा गलत हो गया था, सही कर देते हैं। ये 12 हो जाएगा और ये 11 हो जाएगा, ठीक है। 1.2 इंटू 10⁻⁵ होता है, तो 10⁻⁶ में लिखेंगे तो 12 और 11 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे आंसर हो जाएगा 12 इंटू 10⁻⁶ एंड क्लोज टू अल्फा ऑफ कंक्रीट, ठीक है। देखो 11 नहीं लिखेंगे, 11 तो कंक्रीट का होता है। 12 इंटू 10⁻⁶ लिखेंगे और फिर हम लिख देंगे कि ये वाली वैल्यू कंक्रीट के करीब है, क्योंकि कंक्रीट का 11 इंटू 10⁻⁶ होता है। तो ये वाला आंसर, सी वाला आंसर सबसे बेस्ट फिट बैठ रहा है इस पे। कौन सा बेस्ट फिट है? 23 का बेस्ट फिट आंसर है सी पार्ट। समझ में आया सभी को? सभी को क्लियर होगा आई थिंक ये वाला। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं सर। क्वेश्चन क्या है अगला? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्या कह रहा है? द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन फ्लेक्सर एज पर IS 456 इज। यानी कि फ्लेक्सर का मतलब क्या हो गया? बेंडिंग में। बेंडिंग में कंक्रीट की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो क्या होती है? अरे यार एकदम हलवा छाप क्वेश्चन है। अगर आप ये क्वेश्चंस भी नहीं कर पाओगे तो फिर कैसे काम चलेगा आपका? ये तो आप बहुत आसानी से कर सकते हो। फ्लेक्सरल स्ट्रेंथ जो कंक्रीट की होती है, जिसको हम FCR से डिनोट करते हैं, इसको आप लिख सकते हो 0.7 रूट FCK। क्या लिख सकते हो? तो टेंसाइल स्ट्रेंथ अंडर फ्लेक्सर, इसको आप 0.7 रूट FCK लिख सकते हो। इसी को हम लोग मॉडुलस ऑफ रप्चर्स के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? इसी को हम लोग मॉडुलस ऑफ रप्चर के नाम से भी जानते हैं। तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन का बी पार्ट हो जाएगा 0.7 रूट FCK। बात समझ में आई? क्या आप लोगों को क्लियर है कि आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ अंडर बेंडिंग क्या हो गया? 0.7 रूट FCK। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, ये भी पिछले वाले से ही है। अभी हमने देखा कि मॉडुलस ऑफ रप्चर क्या होता है? 0.7 रूट FCK। और ये क्या बताता है? ये बताता है, मॉडुलस ऑफ रप्चर बताता है क्या? टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन फ्लेक्सर। यानी कि कंक्रीट की जब, कंक्रीट के किसी मेंबर की जब, कंक्रीट का मान लो आपका ये मेंबर है, ये आपका कंक्रीट का मेंबर है, और इस मेंबर की जब बेंडिंग हो रही है, क्या हो रही है? इस मेंबर की जब बेंडिंग हो रही है कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से, तो इसमें टेंशन कहाँ लग रहा है? नीचे। तो यहाँ पे क्रैक आने से बचाने के लिए जो स्ट्रेंथ है, यही हो गई मॉडुलस ऑफ रप्चर। यानी कंक्रीट की क्रैकिंग से क्या होता है? कंक्रीट की क्रैकिंग होने से ये बचाता है। इतनी स्ट्रेंथ कंक्रीट को देता है कि कंक्रीट यहाँ से क्रैक ना करे। तो कंक्रीट को क्रैकिंग होने से बचाता है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? मॉडुलस ऑफ रप्चर ऑफ कंक्रीट गिव्स क्या देता है? द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट अंडर बेंडिंग। तो ये आपको सी पार्ट में दे रखा है, द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट अंडर बेंडिंग। कंक्रीट की बेंडिंग में यानी बंकन में जो तनाव सामर्थ्य है वो हमारी क्या हो जाएगी? वो हमारा मॉडुलस ऑफ रप्चर यानी कि FCR हो जाएगा। आई थिंक इतना क्लियर होगा सभी को। आई थिंक इतना सभी को क्लियर होगा। जल्दी से आप लोग देख लें। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट फॉर मॉडरेट इन्वायरमेंटल एक्सपोजर। तो देखिए अभी हम लोगों ने सिवियर एक्सपोजर में, यानी कि जो अधिक परिस्थिति है उसमें किया था। मॉडरेट परिस्थिति उससे थोड़ी सी कम होती है, मॉडरेट परिस्थिति सिवियर से थोड़ी कम होती है। यहाँ M25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट या इससे बड़ा भी दे सकते हो, इसके बराबर या इससे बड़ा आप क्या दे सकते हो? इसके बराबर या इससे बड़ा आप FCK दे सकते हो, ग्रेटर देन इक्वल टू M25।
दूसरी चीज ये है कि आपका जो क्लियर कवर है वो किससे बड़ा होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 30 mm हो सकता है। क्लियर कवर इस कंडीशन में मॉडरेट में 30 या 30 से ऊपर आप दे सकते हो। तो यहां से हमारा जो क्वेश्चन पूछा गया वो कंक्रीट के लिए पूछा गया है, तो M25 हमारा हो जाएगा, किससे कम नहीं। न्यूनतम ग्रेड क्या होना चाहिए, तो न्यूनतम ग्रेड M25 होना चाहिए। आई थिंक ये आप सभी को क्लियर होगा। ए पार्ट इसका हम आंसर दे सकते हैं। यहां तक सभी लोग देख लें, अगर कोई डाउट है तो एक बार आप लोग देख लें इन सारी चीजों को। और आप डाउट कहाँ पूछ सकते हैं, देखो आप वीडियो के कमेंट में भी जाके दे सकते हैं, पूछ सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि टेलीग्राम में आपका उत्कर्ष सिविल नाम से, क्या है, उत्कर्ष सिविल नाम से हमारा क्या है, टेलीग्राम का डाउट ग्रुप है। क्या है, टेलीग्राम डाउट ग्रुप है उत्कर्ष सिविल नाम से। ठीक है, तो इस टेलीग्राम में आप क्या करेंगे, उत्कर्ष सिविल नाम से सर्च कर लीजिए सीधे। जो टेलीग्राम का टॉप में सर्च आता है ना ऐप खोलने पे, वहां पे UTKARSHCIVIL विदाउट एनी स्पेस, तो उत्कर्ष सिविल इंजीनियरिंग डाउट्स करके ग्रुप आएगा, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, वहां से भी आप कर सकते हैं। यहां तक कोई डाउट है तो आप या तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर आप ग्रुप में जाके पूछ सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। मैं चाहता हूं अगला क्वेश्चन जो है, ये वाला क्वेश्चन आप खुद से करें। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, जल्दी से इसको करें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सीधे मैं इसका आंसर बताऊंगा। चलिए देखते हैं 27 का आंसर क्या होगा। सिंपल सी बात है, क्वेश्चन पढ़ लो, आंसर मिल जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट पूछ रहा है, इज डिफाइंड बिलो विच नॉट मोर देन कितने % रिजल्ट्स फॉल करते हैं। तो अभी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, हमने देखा था 5% रिजल्ट से ज्यादा फॉल नहीं करने चाहिए। 5% से ज्यादा रिजल्ट अगर फॉल करेंगे तो हमारी वो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ नहीं होगी। तो 5% से ज्यादा फॉल नहीं करने चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट 5%। 27 का क्या हो गया, सी पार्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। कब पूछा गया था, नीचे लिखा, आई थिंक आपको दिखाई दे रहा होगा, SSC JEE 2012 में। तो सर जी हम लोगों ने 2007 से शुरू किया था और 2012 तक हम लोग पहुंच चुके हैं। ठीक है, अभी बहुत सारे क्वेश्चन आपको करने हैं, तो हम लोग इस सेशन में कम से कम लगभग नियर अबाउट मान के चलिए 35 से 40 क्वेश्चन कर लेंगे। अभी और भी कर रहे हैं क्वेश्चन हम लोग, और फिर उसके बाद आगे जब आपका अगला सेशन आएगा तो उसमें भी हम लोग 35 से 40 क्वेश्चन करेंगे। मैक्सिमम मेरा टारगेट 40 तक का तो है ही, कम से कम 40 क्वेश्चन सेशन में करोगे तो मजा आएगा। चलिए, द मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी ऑफ कंक्रीट इन न्यूटन पर एम स्क्वायर कैन बी अज्यूम्ड एज फॉलोज, वेयर FCK इज द कैरेक्टरिस्टिक क्यूब स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। FCK आपकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है और आपसे पूछ रहा है कि मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी EC कितनी होगी। तो देखिए दो टाइप के कोड हैं, एक है पुराना कोड जो 1978 से 2000 के बीच में चला था, तो उस समय हमारी EC की वैल्यू कुछ और थी। उसके बाद एक नया कोड आया 456-2000 जो 2000 के आगे चला। तो ये क्वेश्चन 2000 के बाद पूछा गया है। 2000 के बाद के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनमें आंसर होगा 5000 रूट FCK। ठीक है, 2000 के पहले कौन सा सन 2000, ईयर 2000 के पहले जो है 5700 रूट FCK था। तो अब हमें उस पुरानी वैल्यू से मतलब नहीं है। बट मैं बता क्यों रहा हूं, बता इसलिए रहा हूं कि कई बार पूछ लेता है एग्जाम में कि ओल्ड कोड के हिसाब से मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी क्या था। तो ओल्ड कोड के हिसाब से 5700 रूट FCK था। अभी आपका ऐसा कुछ लिखा नहीं है, तो नए कोड के हिसाब से मानेंगे, बी पार्ट आंसर देंगे। ठीक है, कभी कभी कोड का नाम लिखा रहता है IS 456-2000, कभी कभी नहीं लिखा रहता, तो हमें लेटेस्ट कोड के हिसाब से आंसर देना है। बी पार्ट इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा। आई थिंक ये क्लियर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्या पूछ रहा है, ऑर्गेनिक कंटेंट जो है हमारा, ऑर्गेनिक कंटेंट यूज्ड फॉर मेकिंग कंक्रीट शुड नॉट बी मोर देन। ऑर्गेनिक कंटेंट किस वैल्यू से
ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये आपसे पूछ रहा है। तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर क्विकली दीजिए। और ये आपको, चूंकि ये क्वेश्चन आपका कंक्रीट टेक्नोलॉजी का है, तो मैं घर पे करने के लिए दे रहा हूँ। इसको आप घर पे करें और एक बार सर्च करें, आप लोग मिल तो जाएगा आसानी से, एक बार सर्च करोगे तो मिल जाएगा। सर्च करें और इसका आंसर आप मुझे किसमें देंगे, हमारे डाउट ग्रुप में देंगे। देखते तो हैं कितने लोग डाउट ग्रुप में आंसर देते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका कौन सा हो गया, तीसरा क्वेश्चन आज की क्लास का, जो कि आपको डाउट ग्रुप में आंसर देना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत आसान क्वेश्चन। अब जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना, अब आपके इसके बाद जितने 30 के बाद जितने भी क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, एक आध छोड़ के, बस एक दो क्वेश्चन छोड़ के बाकी सब आसान है। एक सिंगली रेनफोर्स बीम में, सिंगली रेनफोर्स बीम तो बहुत अच्छे से आती है आपको। क्या पूछा गया है, इफ द परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट रीचेस अर्लियर देन द परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील, यानी कि कंक्रीट फेल्स फर्स्ट, कंक्रीट में स्ट्रेस पहले पहुंच रही है, यानी कि कंक्रीट फेल्स फर्स्ट। कंक्रीट अगर पहले फेल कर जाएगा स्टील से भी पहले, तो क्या हो जाएगा, तो हमारे सेक्शन का फेलियर ब्रिटल हो जाएगा। और ब्रिटल फेलियर किस में होता है, ब्रिटल फेलियर मेरे भाई होता है हमारे सबसे ज्यादा अनसेफ, सबसे ज्यादा खतरनाक टाइप के सेक्शन में, जिसको हम बोलते हैं ओवर रेनफोर्स सेक्शन। देखो रेड से लिखा है, रेड लाइट है पूरा, ये सेक्शन ही अपने आप में एक रेड लाइट है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं ओवर रेनफोर्स सेक्शन, यानी कि बी पार्ट। बी पार्ट हमारा क्या हुआ, आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, 30 का आंसर बी पार्ट। सब आसान क्वेश्चन अब आ रहे हैं। अब कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसमें आपको दिक्कत वाली बात हो। धड़ाधड़ हम लोगों ने देखो 30 क्वेश्चन कर लिए। अभी 5 करें कि 10 और करें, चलो 10 कर लेते हैं, है ना। 40 क्वेश्चन का 35 का वादा किया, तो 40 ले जाओ, है ना। 35 से 40 में कम वाला नहीं, ज्यादा वाला ले जाओ, तो 40 ले जाओ, 10 क्वेश्चन और कर लेते हैं। 31 क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है, एज पर 456 द स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ FCT ऑफ कंक्रीट मे बी एस्टिमेटेड फ्रॉम द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एज, यानी कि IS 456-2000 के हिसाब से क्या है, स्प्लिटिंग तनाव सामर्थ्य, कौन सी सामर्थ्य, स्प्लिटिंग तनाव सामर्थ्य FCT का अनुमान संपीड़न सामर्थ्य से लगाया जा सकता है। बिल्कुल लगाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। FCT कितना होता है, देखो FCT की कोई डायरेक्ट कैलकुलेशन नहीं है। पहली चीज, जो हमारी स्प्लिटिंग सिलेंडर स्ट्रेंथ है, जो हमारी स्प्लिटिंग सिलेंडर स्ट्रेंथ है, वो हमारी क्या होती है, 0.625 से लेके 0.5 FCR तक। तो जब अगर आप इसकी हाईएस्ट वैल्यू भी ले लोगे, मान लो मैंने इसको 0.625 FCR ले लिया, ठीक है, सिलेंडर स्प्लिटिंग स्ट्रेंथ को 0.625 कौन सा ले लिया, इनटू मॉडुलस ऑफ रप्चर। अब अगर हम मॉडुलस ऑफ रप्चर की वैल्यू यहां पुट भी कर देंगे, मॉडुलस ऑफ रप्चर कितना होता है, 0.7√FCK। अगर आप इस वैल्यू को यहां पुट भी कर दोगे, तब भी आपका FCT कितना आ जाएगा, 0.625 इंटू 0.7। एक बार अगर हम लोग करके देखें, 0.625 इंटू 0.7, तो ये 0.4375 0.4375 बन रहा है। और अगर आप यहां चारों ऑप्शन में देखेंगे, तो यहां किसी ऑप्शन में ये नहीं दिया है। तो इसका मतलब ये है कि इस क्वेश्चन में सारे ऑप्शन जो हैं वो गलत हैं, ऑल ऑप्शंस आर रॉन्ग। तो ऐसा नहीं है कि SSC JEE में सारे क्वेश्चन सही ही आते हैं, कई बार SSC JEE में क्वेश्चंस गलत भी आते हैं। तो जैसे कि ये वाला क्वेश्चन क्या है, इसके सारे ऑप्शन गलत हैं। अब अगर आप इसमें कोई भी आंसर दे दो, अब भाई हमें 0.7√FCK पता है, तो ये आंसर दे दो, कोई बात नहीं भाई। जब आपका कोई आंसर सही नहीं है, कोई भी एक दे दो, आपको मार्क्स मिल जाएंगे, है ना। अगर आप छोड़ के जाओगे तो हो सकता है मार्क्स ना मिले। कई बार ये इस तरीके से डिसीजन होता है, जितने लोगों ने अटेम्प्ट किया उनको आंसर दो। तो कभी भी आपको कोई क्वेश्चन गलत लगे, उसको तो अटेम्प्ट करके आना ही है। कई बार अटेम्प्ट करने ना करने दोनों का फायदा हो जाता है, कई बार ओनली अटेम्प्ट करने वाले का होता है। बट ये तो सच्चाई है कि क्वेश्चन गलत है और आपने अटेम्प्ट किया है, तो फायदा आपको होगा ही होगा। अटेम्प्ट नहीं किया तब संशय है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है फायदा। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32। क्या बोल रहा है ये, एज पर IS 456-2000 इन द अब्सेंस ऑफ टेस्ट डेटा, जब टेस्ट का डेटा नहीं है तो कोड के हिसाब से द टोटल स्ट्रेन फॉर डिजाइन में बी टेकन एज। तो हमारा कोड ये बोलता है दो टाइप की स्ट्रेन हम लोग डिजाइन में ले सकते हैं। कौन कौन सी, 0.002 और 0.003, 0.002 और 0.0035। तो ये वाली वैल्यू तो यहाँ पे है नहीं, बट ये वाली वैल्यू है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा,
0.002। अगर टेस्ट डेटा नहीं है तो अनुमान्य विकृति 0.002 हो जाएगी। ये क्वेश्चन आपका 2014 में पूछा गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 33। ठीक है, एक चीज और, पिछले क्वेश्चन में जो हमारा ये वाला पार्ट है, ये 0.002 है, ये कॉलम के लिए होता है। किसके लिए होता है? कॉलम के लिए। और ये जो 0.003 होता है वो किसके लिए होता है? ये बीम के लिए होता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई बीम वाली वैल्यू तो 0.0035 दे नहीं रखी है। किसकी वैल्यू दे रखी है? हमें दे रखी है कॉलम की वैल्यू दे रखी है। तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई कॉलम वाली दे रखी है, तुम कॉलम वाला आंसर दे देंगे, यहाँ पे सी पार्ट दे देंगे। आई थिंक ये क्लियर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन नंबर 33 है, इफ द एरिया ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट प्रोवाइडेड इज लेस देन दैट रिक्वायर्ड फॉर अ बैलेंस सेक्शन। क्या है कि जो हमारा टेंशन रेनफोर्समेंट है, एरिया ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट AST, ये क्या है? लेस देन AST मिनिमम है। क्या है? लेस देन AST मिनिमम है। AST लेस देन AST मिनिमम है अगर हमारा, तो फिर क्या होगा? AST लेस देन AST मिनिमम है तो फिर यहाँ पे हमारा सेक्शन क्या कहलाएगा? तो सेक्शन ऑब्वियस सी बात है, AST लेस देन AST मिनिमम में हमारा सेक्शन अंडर रेनफोर्स सेक्शन कहलाता है। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। सॉरी, AST मिनिमम नहीं, AST बैलेंस्ड है ना, AST बैलेंस्ड। बैलेंस के लिए जो चाहिए, अगर एरिया ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट लेस देन AST बैलेंस्ड है तो ऑब्वियसली सेक्शन हमारा अंडर रेनफोर्स कहलाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट। और ये हमारा WSM में भी वैलिड है, ये हमारा WSM में भी वैलिड है, एज वेल एज लिमिट स्टेट मेथड LSM में भी वैलिड है। दोनों मेथड में ये वैलिड है कि अगर AST लेस देन AST बैलेंस्ड होगा तो सेक्शन अंडर रेनफोर्स्ड होगा। अच्छा, कौन बताएगा AST इज इक्वल टू AST बैलेंस में क्या होता है? उसमें सेक्शन बताओ बैलेंस हो जाता है। और अगर AST ग्रेटर देन AST बैलेंस्ड हो जाए, यहां ग्रेटर देन का साइन हो जाए, लेस देन की बजाय ग्रेटर देन का साइन हो, तो ये आपका ओवर रेनफोर्स्ड हो जाएगा। ठीक है, तो तीनों चीजें आपने समझ ली। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, वो क्या है कि हमारा सबसे पहले आप सभी को जो हमारा ये स्वतंत्रता दिवस का अमृत महोत्सव है, जो हमारी 75वीं वर्षगांठ है, उसकी सभी को शुभकामनाएं। हम एक आजाद भारत में रह रहे हैं, ये बहुत बड़ा हमारे लिए एक प्राउड मोमेंट है और इसके 75 साल हमारे हो चुके हैं। तो हमारा सब कुछ जो है वो क्या है? ट्राई कलर में हो चुका है। कोई भी अनाउंसमेंट, कोई भी चीज जो है वो त्रिरंगी में हो चुका है, तिरंगे कलर में हो चुका है। तो हमारा जो अगला अनाउंसमेंट है टेस्ट का, जो कि 14 अगस्त को हमारा टेस्ट हो रहा है, 15 अगस्त को सभी लोग स्वतंत्र हो, किसी भी प्रकार का टेस्ट शुरू नहीं किया जाएगा, लेकिन 14 अगस्त को हमारा जो है टेस्ट लिया जाएगा। 7 बजे 7 PM हमारा टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए हमारा कौन सा टेस्ट है? स्टील स्ट्रक्चर का हमारा टेस्ट हो रहा है। और हमारा किस एग्जाम का टेस्ट है? वैसे तो ये एग्जाम DDA JEE है, लेकिन SSC JEE और RRB JEE के जो एस्पायरेंट हैं वो भी इस टेस्ट को, इस लाइव टेस्ट को क्या कर सकते हैं? इस लाइव टेस्ट को दे सकते हैं। करना क्या है? उत्कर्ष स्मार्ट ऐप को डाउनलोड करना है। कहां से? गूगल प्ले स्टोर से। और वहां पे इंजीनियरिंग सेक्शन में जाके आप क्या करेंगे? DD JEE का टेस्ट ऐड टू माई लाइब्रेरी कर लें। अगला टेस्ट स्टील स्ट्रक्चर है जो कि लाइव है। साथ ही साथ एक चीज और है कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को, जैसा कि मैंने बताया, टेलीग्राम पे आप क्या सर्च करेंगे? उत्कर्ष सिविल नाम से सर्च कर लें। और उत्कर्ष सिविल नाम से सर्च करके आप टेलीग्राम ग्रुप को भी, हमारे डाउट ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी आपके लिए, सभी के लिए काफी यूजफुल होगा कि उत्कर्ष सिविल नाम से सर्च करके आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये तो अनाउंसमेंट हो गया। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 34। ये क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? माइल्ड स्टील यूज्ड इन RCC स्ट्रक्चर कन्फर्म्स टू। जो हमारा RCC स्ट्रक्चर है उसमें जो माइल्ड स्टील हम यूज करते हैं, कौन सा स्टील? कौन सा स्टील? Fe250 स्टील। Fe250 स्टील जो है वो किसको कंफर्म करता है? कौन सा स्टील? Fe250 स्टील वो किसको कंफर्म करता है? तो बहुत सिंपल सा इसका आंसर है, सी पार्ट है। IS 1786 जो है हमारा वो किसके लिए है? हमारा माइल्ड स्टील के लिए क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा, SSC JEE 2014 का ये क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोल रहा है? The minimum quantity of cement content needed for 1 meter cube of reinforced concrete which is used for sea weather conditions। तो सी वेदर कंडीशंस के लिए क्या होता है? देखो, नॉर्मल कंडीशन के लिए तो हमारा 300 किलोग्राम कंक्रीट चाहिए, 300 किलोग्राम सीमेंट चाहिए 1 मीटर क्यूब कंक्रीट के लिए। कितना चाहिए? नॉर्मल में 300। लेकिन इस सी वेदर कंडीशन में हमारा जो सीमेंट चाहिए वो चाहिए 320 किलोग्राम।
और कितने के लिए? 1 मीटर क्यूब ऑफ कंक्रीट के लिए। तो मुझे बताओ क्या 320 कहीं दे रखा है? 320 कहीं दे रखा है? कहीं पे भी नहीं दे रखा 320। तो फिर हम क्या करें? इसमें हम सही आंसर कौन सा दें? तो भाई ये मिनिमम सीमेंट कंटेंट है कि भैया सीमेंट इससे ज्यादा भी आप दे सकते हो। तो अगला जो ऑप्शन 300 से ऊपर वाला है, कौन सा ऑप्शन है? कौन सा ऑप्शन है? 350 वाला जो ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्या एसएससी जेईई ने इसमें सबको मार्क्स दिए थे? क्योंकि 320 ऑप्शन में नहीं था, नहीं सबको नहीं दिए थे। ये वाला क्वेश्चन गलत नहीं है। तो आपको ये भी समझना पड़ेगा कि भैया 320 के बराबर या इससे ज्यादा दे सकते हैं। तो अगर ऑप्शन में 320 नहीं है तो 350 भी आंसर दे सकते हैं, क्योंकि बाकी सारे 320 से कम ऑप्शंस हैं। तो कौन सा क्वेश्चन गलत है और किस क्वेश्चन में आप स्मार्टली सही आंसर दे सकते हो, ध्यान देने वाली बात है। यहां एसएससी जेईई ने सबको नंबर नहीं दिए थे, क्योंकि देखो सिंपल सी बात यह है, एक एग्जामिनर एग्जाम ले रहा है, एक संस्था एग्जाम ले रही है, तो वो कोशिश यही करेगी कि हमारा जो क्वेश्चन बनाया हुआ है जब तक वो पूरी तरीके से गलत साबित ना हो, उसमें 1% सच्चाई ना हो, तभी हम उसको गलत मानेंगे। तो ये क्वेश्चन जो है उसमें 1% की गलती है कि भैया एग्जैक्ट 320 नहीं दिया, लेकिन हमें पता है कि मिनिमम सीमेंट कंटेंट 320 है, तो 320 से ऊपर भी हम लोग दे सकते हैं, 320 के ऊपर भी हम उसको मिनिमम बोल सकते हैं। देखो आपका एक ऑब्जेक्शन होगा कि सर यहाँ मिनिमम लिखा है तो 320 ही होना चाहिए, लेकिन हम 320 से ऊपर भी किसी वैल्यू को हम मिनिमम बोल सकते हैं, है ना। ऐसी कोई बहुत बड़ा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 320 मिनिमम है तो 320 ही आंसर देना है ना। 320 इज अ रियल मिनिमम, 320 यहां होना चाहिए था बट नहीं है, तो 320 से ऊपर को भी हम आंसर दे सकते हैं। और एसएससी जेईई ने भी, जैसे कि मैं देख रहा हूं इसकी आंसर की, अभी जस्ट मैं देख रहा हूं इसकी आंसर की जो है, इसका ए पार्ट भी एसएससी जेईई ने भी इसका आंसर की दे रखा था। चलिए अब आप मुझे बताइए कितने लोगों को यहां तक क्लियर है। अगर क्लियर नहीं है तो जैसा मैंने आपसे बोला है, क्या बोला है कि भाई आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप डायरेक्टली उत्कर्ष सिविल नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आपके सारे क्वेश्चन का आंसर जो उत्कर्ष सिविल में आप पूछेंगे क्विकली दिया जाएगा, अच्छे से डिटेल में दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 हमारा क्या कह रहा है? कोफिशिएंट ऑफ विंड रेजिस्टेंस ऑफ सर्कुलर सरफेस। सर्कुलर सरफेस का कोफिशिएंट ऑफ विंड रेजिस्टेंस क्या होता है? तो हमेशा ध्यान रखिए कि कोफिशिएंट ऑफ विंड रेजिस्टेंस, जो आपकी विंड जा रही है उसका 33% जो है आपका क्या हो जाता है, वो तो विंड डाइवर्ट कर जाती है, लेकिन 67% यानी 2/3 टाइम्स जो है वो क्या होता है, एक वृत्ताकार अगर सतह है और हवा चल रही है तो 2/3 जो टाइम्स है वो क्या होता है, वो प्रतिरोध गुणांक के तौर पे यूज किया जाता है। ठीक है, आई थिंक ये क्वेश्चन क्लियर होगा, क्वेश्चन नंबर 36। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? परसेंटेज ऑफ स्टील फॉर बैलेंस डिजाइन ऑफ सिंगली रेनफोर्स रेक्टेंगुलर सेक्शन बाय लिमिट स्टेट मेथड डिपेंड्स ऑन। परसेंटेज ऑफ स्टील बैलेंस सेक्शन के लिए मैंने आपको बताया था, पीटी हमारा बैलेंस सेक्शन के लिए हम उसको पीटी लिम बोल सकते हैं, जो कि कितना होता है, एएसटी लिमिटिंग बाई बीडी इंटू 100%, एएसटी लिमिटिंग बाई बीडी इंटू 100%। तो यहां से हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, एएसटी लिम की अगर आप वैल्यू रख दोगे तो एएसटी लिम की वैल्यू क्या हो जाएगी, एएसटी लिम की वैल्यू हम लोग रख देंगे 0.414 इंटू के नॉट इंटू एफ सी के बाई एफ वाई इंटू बी डी अपॉन बी डी इंटू 100। इतना परसेंटेज हो गया, बीडी से बीडी कैंसिल आउट हो गया, 0.414 इंटू 100 हो गया 41.4 के नॉट एफ सी के बाई एफ वाई। ठीक है, अच्छा तो ये जो हमारा पीटी है, पीटी लिम यानी जो परसेंटेज है, इतना परसेंट, ये जो हमारा परसेंटेज है किस पे डिपेंड कर रहा है भैया, के नॉट पे। और के नॉट किस पे डिपेंड करता है, के नॉट ग्रेड ऑफ स्टील एफ वाई और स्टील की मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी ई एस पे करता है। तो इन दो चीजों पे तो डिपेंड करेगा ही, साथ ही साथ एक एफ सी के पे भी डिपेंड करेगा। एफ वाई यहाँ लिखा है लेकिन एफ वाई हमने पहले ले लिया, तो एफ वाई ई एस और एफ सी के पे करता है। तो कौन कौन सी हो जाएगी, देखो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट पे करता है, ए सही हो गया। यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील पे करता है, बी सही हो गया। मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी ऑफ स्टील पे करता है। तो इसमें ये पूछना चाहिए किस पर नहीं करता है, तो ये क्वेश्चन गलत है क्योंकि इस पर नहीं करता है, सिर्फ एक ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। तो क्वेश्चन ऐसे होना चाहिए था कि इस पर नहीं करता है, तो ये क्वेश्चन रॉन्ग है। रॉन्ग क्यों है, क्योंकि इसके 3 ऑप्शन सही आ रहे हैं।
अगर यही पूछ लेता कि किस पर निर्भर नहीं करता है, तो परसेंटेज स्टील, चूंकि बीडी बीडी कैंसिल आउट हो जा रहा है तो बीडी पे डिपेंड नहीं कर रहा है ना। परसेंटेज, वैसे भी कोई भी परसेंटेज किस पे डिपेंड नहीं करता, एरिया पे नहीं करता। परसेंटेज का मतलब ये कि एरिया कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्वेश्चन ये होना चाहिए कि भैया किस पे डिपेंड नहीं करता है, तब हम डी पार्ट आंसर दे सकते थे, क्योंकि डी पे डिपेंड नहीं करता। चलिए ये क्वेश्चन हो गया 37। अच्छा, स्टील की बात आई तो एक क्वेश्चन पीछे देख लो, उस क्वेश्चन का ऑप्शन थोड़ा सा हमने, ये वाला क्वेश्चन, इसका आंसर हमने ऑप्शन गलत कर लिया था। IS 432 ये होता है माइल्ड स्टील के लिए। कौन सा होता है? 432 माइल्ड स्टील के लिए होता है, क्योंकि अभी मैंने देखा कि 1786 दिमाग में मेरे आया भी कि 1786 जो है वो किसके लिए होता है? हाई यील्ड स्टन डिफॉर्म बार्स के लिए होता है ना। 1786 जो है वो हाई यील्ड स्टन डिफॉर्म बार्स के लिए होता है। तो इसका सी पार्ट नहीं आंसर होगा, इसका ए पार्ट आंसर हो जाएगा। तो यहां मैं लिख भी देता हूं, प्लीज करेक्ट दिस, कि इसका ए पार्ट हमारा आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आई थिंक क्लियर है, 34 का ए पार्ट हमारा आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कितने हम लोग कर चुके हैं? क्वेश्चन नंबर 37 तक हम कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन 38, मैंने 40 प्रॉमिस किए तो 40 क्वेश्चन आपको कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है? 38 बोल रहा है पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर कंक्रीट एंड स्टील आर 1.5 एंड 1.5। ये क्वेश्चन मैं आपको थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था, आपको याद होगा। अगर थोड़ी देर पहले नहीं, क्लास के स्टार्टिंग में ही किया था। अगर क्लास के स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस को हम देखें तो स्टार्टिंग में मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था, जिसमें कंक्रीट का क्या पूछा था? ये है क्वेश्चन नंबर 18। ये बीच में क्वेश्चन आया था कि कंक्रीट का मैंने बोला था कि गामा एम कितना है? 1.5 और स्टील का 1.15। कंक्रीट का ज्यादा है, स्टील का कम है ना। और मैंने बोला था कि इससे 3-4 क्वेश्चन और लग जाएंगे। तो कंक्रीट का ज्यादा क्यों है और स्टील का कम क्यों है? क्योंकि स्टील में जो हमारी क्वालिटी कंट्रोल है वो हाई क्वालिटी है। स्टील को बनाने में जो क्वालिटी है वो हाई क्वालिटी है, क्वालिटी का कंट्रोल भी अच्छा है। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हमारा लो क्वालिटी कंट्रोल है, लो क्वालिटी कंट्रोल है। क्वालिटी पे जो कंट्रोल है वो उतना अच्छा नहीं है कंक्रीट में, और स्टील में जो क्वालिटी पे कंट्रोल है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि स्टील फैक्ट्री में बनता है, वहां क्वालिटी कंट्रोल ज्यादा है। कंक्रीट हाथ से हम खुद बनाते हैं, तो यहाँ क्वालिटी कंट्रोल उतना अच्छा नहीं है। तो ये हमने समझाया था यहाँ पे, और यही हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गया? यही हमारा क्वेश्चन नंबर 30 आई थिंक 8 आ गया। तो हमारा आंशिक सुरक्षा गुणांक कंक्रीट और स्टील का अलग अलग क्यों है? बिकॉज कंक्रीट के लिए जो हमारी क्वालिटी कंट्रोल है वो उतनी अच्छी नहीं है, और स्टील के लिए क्वालिटी कंट्रोल अच्छी है। देखते हैं, कंक्रीट इज हेट्रोजीनियस वाइल स्टील इज होमोजीनियस। लिखा तो सही है, लेकिन फैक्टर ऑफ सेफ्टी अलग अलग होने का ये रीजन नहीं है। ये लिखा सही है लेकिन ये रीजन नहीं है। उसके बाद द कंट्रोल ऑन द क्वालिटी ऑफ कंक्रीट इज नॉट एज गुड एज दैट ऑफ स्टील। बिल्कुल सही लिखा हुआ, यही तो हम बात ही कर रहे थे कि कंक्रीट पे गुणवत्ता नियंत्रण उतना अच्छा नहीं है, स्टील पे गुणवत्ता नियंत्रण बहुत अच्छा है। ठीक है, इसके बाद क्या है? कंक्रीट इज वीक इन टेंशन, लिखा सही है लेकिन रीजन, एक्चुअल रीजन ये नहीं है। उसके बाद वाइड्स इन कंक्रीट आर 0.5, जबकि कंक्रीट में 0.15, ये भी सही लिखा है लेकिन ये रीजन नहीं है। सही रीजन जो है फैक्टर ऑफ सेफ्टी अलग अलग होने का या पार्शियल सेफ्टी फैक्टर अलग अलग होने का, वो सही रीजन क्या है वो आपको दे रखा है बी पार्ट में। तो क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर क्या हो गया भैया? 38 का आंसर हो गया बी पार्ट। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है क्वेश्चन नंबर 39 कि the assumption that the plane section normal to the bending remains normal after the bending is used। तो ये आप देखोगे कि ये पहला एजम्पशन होता है किस मेथड में? अगर हम वर्किंग स्ट्रेस मेथड की बात करें तो उसमें भी हमारा ये फर्स्ट एजम्पशन है, पहला जो धारणा है हमारी वो यही है ना। और अगर हम लोग इसी चीज को किस में देखें, इसी चीज को अगर हम एलएसएम में देखें, लिमिट स्टेट मेथड में, तो वहां पे भी ये हमारा फर्स्ट एजम्पशन होता है। यानी कि ये एजम्पशन जो है हमारा दोनों मेथड में है। ये एजम्पशन हमारा किस में है? ये एजम्पशन फर्स्ट, ये जो हमारा एजम्पशन है ना, ये हमारा दोनों मेथड्स में एजम्पशन है। तो ऑब्वियस सी बात है, आपको मैंने कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराए थे, वहां पे भी आपने देखा होगा कि ये वाला जो एजम्पशन है ये दोनों मेथड में है। तो इसको हम आंसर देंगे इन बोथ वर्किंग स्ट्रेस एंड लिमिट स्टेट मेथड। वर्किंग स्ट्रेस और लिमिट स्टेट मेथड दोनों में ये हमारा एजम्पशन होता है। तो इस 39 का आंसर क्या हो जाएगा? 39 का आंसर हमारा सी पार्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है हमारा? क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है व्हाइल एस्टिमेटिंग आर रेनफोर्स सीमेंट
structure the omitted cover of concrete is assumed. कंक्रीट को जो छोड़ा गया कवर है या कंक्रीट को एक तरीके से प्रोवाइडेड कवर एक तरीके से वो कितना होता है किसमें, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट में। तो एक चीज आप ध्यान से अगर देखें, अगर मैं यहां पे कंक्रीट का एक कवर बनाऊं, अगर मैं यहां पे एक कवर बनाऊं यहां पे इस तरीके से, तो ये जो है आपका ये स्टील का बार हो गया। इसका अगर मैं यहां से लेके यहां तक का डाया देखूं तो इस डाया को मैं फाई बोल दूंगा, इस डाया को मैं क्या बोलूंगा, फाई डाया। और यहां पे ये वाला जो है, ये वाला डिस्टेंस, इसको हम लोग क्लियर कवर या ऑनली कवर बोलते हैं। यही जो कवर हमने छोड़ा है ये कितना है वो बोल रहा है। ठीक है, तो देखिए क्या होगा। पहला है एट द एंड ऑफ द रेनफोर्सिंग बार नॉट लेस देन 15 mm, तो ये 15 mm नहीं होता, गलत लिखा हुआ है। बीम में कम से कम 25 mm होता है। उसके बाद इन थिन स्लैब 12 mm कि किसमें लिखा है एट द एंड ऑफ रेनफोर्सिंग बार नॉट लेस देन 15 mm, हाँ 15 mm से कम नहीं, बिल्कुल सही लिखा हुआ, 15 mm से कम नहीं होगा, बिल्कुल सही है। और ट्वाइस द डायमीटर ऑफ द बार, बिल्कुल सही है, क्योंकि क्षण के अंत में बोला गया है। क्षण के अंत में का मतलब क्या होता है, तो क्षण के अंत में का मतलब ये है कि जैसे मान लो कि ये आपकी बीम का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, लॉन्गिट्यूडनल का मतलब लेंथ की डायरेक्शन में, अगर लेंथ की डायरेक्शन में ये सेक्शन है तो क्या होता है कि कवर आपको बॉटम से और साइड से तो देना ही है, बॉटम और साइड से तो देना ही देना है। साथ ही साथ अगर आप इस बार को इसके अंदर ऐसे प्रोवाइड कर रहे हो तो क्षण के अंत में, यानी कि यहाँ स्टार्टिंग में भी ऐसे करके कवर आपको देना है, ये वाला स्टार्टिंग में भी ऐसे कवर देना है, ताकि यहाँ पे भी आपका क्या हो जाए, यहाँ से लेके यहाँ तक का ये कवर भी देना है, ये स्टार्टिंग में, और यहाँ पे ऐसे एंड में ये वाला कवर भी आपको देना है, ताकि एंड्स पे भी रेनफोर्समेंट में क्या लगे, जंग न लगे। तो ये आपका 15 mm और 2 times ऑफ द डायमीटर, 15 mm और 2 times ऑफ द डायमीटर, दोनों में जो ज्यादा है उतना होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट। तो ए तो है ही, लेकिन देख लेते हैं एक बार बी, सी और डी भी तो सही नहीं है। थिन स्लैब में 12 mm मिनिमम और डायमीटर ऑफ द बार, बिल्कुल सही है। अगर आपकी स्लैब थिन है तो 12 mm दे सकते हो, अगर आपकी स्लैब थिक है तो 15 mm। थिन स्लैब में 12 mm, थिक स्लैब में 15 mm। अगर किसी को नोट करना है कर लो, पतली स्लैब में 12 और मोटी स्लैब में 15 mm, या फिर डायमीटर ऑफ द बार, है ना। तो ये भी बिल्कुल सही है, इसका मतलब ए भी सही है, तो भी सारे सही होंगे। डी पार्ट में लिखा है, हाँ ऑल ऑप्शन करेक्ट लिखा है। ठीक है, एक बार सी भी देख लेते हैं। सी क्या है, फॉर रेनफोर्सिंग लॉन्गिट्यूडनल बार बीम 25 mm। देखो बीम लिखा हुआ है, तो कोई भी बीम में अगर रेनफोर्समेंट देंगे तो 25 mm कवर होना चाहिए, या फिर और द डायमीटर ऑफ टारगेट बार, दोनों में जो ज्यादा है। तो बीम में अगर बात करें तो ये बार का डाया और 25 mm, बार डाया 25 mm, दोनों में ज्यादा है वो होना चाहिए। सी भी सही है, तो अगर ए बी सी सही है तो हम बोल सकते हैं ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। तो हम इसका आंसर क्या देंगे, इसका आंसर डी पार्ट दे देंगे, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। आई थिंक ये आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, क्या प्रॉमिस किया था कि भैया आपको इस क्लास में 35 से 40 क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, तो मैंने आपको पूरे 40 क्वेश्चन करवा दिए। तो जब आपका अगला प्रैक्टिस सेशन होगा तो उसमें लगभग उसमें भी हम लोग 35 से 40 प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लेंगे हमारे पूरे सेशन में। तो आज के सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। एक अनाउंसमेंट जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले करी है, दोबारा कर देता हूं, बहुत जरूरी है। सबसे पहली चीज, डीडीए जेईई का जो हमारा लाइव टेस्ट चल रहा है, हर संडेस में टेस्ट हो रहा है। इस बार हमारे स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में, स्वतंत्रता दिवस के दिन तो नहीं, उसके एक दिन पहले, क्योंकि 15 अगस्त को आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं, बिल्कुल आप तिरंगा फहराएं अच्छे से, लेकिन उसके पहले एक दिन पहले उत्कर्ष स्मार्ट ऐप में 14 अगस्त को आप क्या करें, इंजीनियरिंग सेक्शन में चले जाएं। अगर उत्कर्ष का स्मार्ट ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड भी कर सकते हैं। इंजीनियरिंग सेक्शन में आपको अगला लाइव टेस्ट जो है 14 अगस्त को शाम को 7 बजे आपका चल रहा है। सिविल इंजीनियरिंग के लिए जो लाइव टेस्ट है हमारा, कौन सा सब्जेक्ट है, स्टील स्ट्रक्चर, ये लाइव है। और कोई भी टेस्ट में कोई डाउट है, कुछ भी है, तो उसके लिए डिटेल सोल्यूशन आपको ऐप में प्रोवाइडेड है। फिर भी कोई डाउट पूछना है, कुछ डिस्कशन करना है, तो टेलीग्राम में आप क्या सर्च कर सकते हैं, उत्कर्ष सिविल नाम से सर्च कर सकते हैं, और टेलीग्राम में हमारा डाउट ग्रुप है। इस डाउट ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस डाउट ग्रुप को आप ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें, और इस डाउट ग्रुप में किसी भी प्रकार के आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देखो, एक तो टेलीग्राम चैनल है, उस चैनल को ज्वाइन करोगे, उसमें पीडीएफ वगैरह मिलेगा, नोट्स वगैरह मिलेंगे, और आपको लिंक्स मिल जाएंगी जो भी हमारी आगे आने वाली क्लासेस हैं।
लेकिन ये हमारा ग्रुप जो है, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। चैनल में कमेंट नहीं कर सकते, यहाँ पे आप पूछ सकते हो कोई भी डाउट। और इस ग्रुप में जब आप ज्वाइन करोगे तो आपको दिखेगा कि हर सब्जेक्ट के डाउट को क्लियर करने के लिए हमने स्पेशली 3 फैकल्टीज का नाम दे रखा है। वहां पे आप सिर्फ उस ग्रुप में देखोगे, उसमें पिन्ड मैसेज होता है, उस पिन्ड मैसेज में लिखा रहता है कि कौन सा डाउट किस फैकल्टी से आप पूछ सकते हो। तो उस फैकल्टी को आप टैग करोगे, उस फैकल्टी को से आप डाउट पूछोगे और वो आपका आंसर दे देंगे। हर डाउट के लिए 3 फैकल्टी है, तो ऑब्वियस सी बात है आपके हर डाउट का जो है डिटेल में आंसर आपको मिल जाएगा। तो इस डाउट ग्रुप को उत्कर्ष सिविल नाम से सर्च करके जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि ये आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक है, सो आई थिंक आप सभी लोगों को आज की क्लास काफी पसंद आई होगी, और इसी प्रकार से हमारा बीच बीच में जैसे जैसे थ्योरी होती रहेगी वैसे वैसे हम लोग प्रैक्टिस सेशन लेके आते रहेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। आज हम लोग क्लास को एंड कर रहे हैं। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, जय हिंद।